अस्सलामुअलैकुम, वेरी गुड मॉर्निंग और वेलकम टू बाखबर सवेरा। मैं हूँ सदफ अब्दुल जब्बार और मेरे साथ हैं अशफाक इसाक शक्ति। मुझे ये बताएं, ये वेरी गुड मॉर्निंग, आप क्या किसी पैरेलल यूनिवर्स में रह रही हैं जहाँ पर सब अच्छा है? कल जो तबाही, मैंने सोचा जो तबाही आई अशफाक, कुछ अच्छा आगाज कर ले, दुआ ये भी कर ले कि भाई आज के दिन वो सब रिपीट ना हो जो कल हमने देखा। कल का दिन पाकिस्तानी मैशियत के लिए एक स्याह दिन अगर कहें, और स्याह कपड़े भी पहने अशफाक ने भी स्याह रंग पहना हुआ है। अशफाक क्या हुआ वैसे, कल क्या हुआ, क्या है, व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग? कल 12 बजे से पहले तक अंदाज़ा हो गया था कि जिस तरीके से डॉलर, मुझे ये लगता है और बाज़ जो हमारे मुआशी माहिरीन उनको लगता है कि दरमियान में जब ये रुपया मुस्तहकम हो गया था तो फिर एक तरह से उसको जकड़ लिया गया था और अब फिर उसके बाद कल स्टेट बैंक ने ये सोचा कि उसको फ्री फ्लोट कर दिया जाए। मुमकिन तौर पर ऐसा हुआ हो। हाँ। और उसके बाद जब फ्री फ्लोटिंग मार्केट में जब गया डॉलर और रुपया, तो फिर आपने देख लिया कि उसकी किस तरीके से 300 को टच कर गया। और उसके बाद फिर जो आपने उसके बाद शरह सूद को देखा, सूद बढ़ी, 3 बेसिस पॉइंट बढ़े, 20% पे आ गई है जनाब। और जो सोना हाईएस्ट सिंस 1996 आई गेस। जहाँ सोने में भी सैकड़ों रुपए बढ़ गए हैं। और कल जो मिफ्ता इस्माइल हैं वो ये कहते हैं जनाब, अगर आपकी IMF से डील भी हो जाए, ये कहते हुए बड़ी एहतियात से बात करें क्योंकि इसाक डार साहब कहते हैं जो भी इस तरह की बातें करता है ना वो मुल्क दुश्मन है। अब ये मिफ्ता इस्माइल साहब को कोट कर रही हूँ, ख्वाजा से पहले ही कह चुके हैं, मतलब आप ये देख लें, डिफॉल्ट वाले मुल्क में रह रहे हैं। वो ये कहते हैं जी अभी खतरा नहीं टला। अभी मेरी बात सुन लें, खतरा नहीं टला। अब हमारे पास रह क्या गया है इस वक्त जब हम आपसे बात कर रहे हैं, तो सिवाय इस कड़वी कॉफ़ी के और सिवाय सदफ के जूतों के, सिवाय सदफ के जूतों के और कोई चीज़ अच्छी नहीं है जिसके बारे में हम आपसे बात कर सकें। क्योंकि हर तरफ देखें तो वहाँ हमें घुप अंधेरा ही दिखाई दे रहा है। हाँ। और अवाम इतने पिस चुके हैं कि अवाम ये कहते हैं कि भाई बाहर सड़कों पे जाएं, गाड़ियों में से हमारी चीज़ें गायब हो रही हैं, हम लूट रहे हैं, सारे बाजार लूट रहे हैं, सारे राह लूट रहे हैं और मुश्किलात इतनी बढ़ गई हैं, महंगाई की, इन्फ्लेशन, जो CPI की बात करते हैं यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, तो उसके बारे में जो पैरेलल चीज़ें बयान की जा रही हैं वो कह रही हैं कि 60% तक महंगाई हो गई है जी। 48 साल से जो एक सिचुएशन जी, उसमें हम महंगाई की एक बुलंद तरीन शरह पहुंच चुके हैं। और डिस्क्लेमर के साथ टॉप स्टोरीज की जानिब जाती हूँ, ये पुराने वक्तों के खरीदी हुई मेरी जो है वो चीज़ें जब कुव्वत खरीद थी तो टॉप स्टोरीज की जानिब बढ़ते हैं। रंग भी करा सकते हैं। सही बात है। मुल्क में माशी बहरान कड़ा इम्तिहान बन गया। शरह सूद बेसिस पॉइंट्स बढ़े, 20% हो गई। डॉलर महंगाई ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। अवाम हैरान परेशान। इसाक डार पर पुरइत्मीनान है और कहते हैं मुल्क दिवालिया होने की खबरें हकायक के मुनाफिक हैं। कराची समेत सिंध भर में फ्लोर मिल्स की मनमानी, अचानक 25 रुपए बढ़ा दिए। सरकारी आटे की फी किलो कीमत 105 से बढ़ाकर 130 कर दी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज समात का दिन मनाया जा रहा है। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक इस वक्त दुनिया में हर 5 में से एक शख्स को समात के मसाइल का सामना है। तो देखिए जनाब, जो हालात हैं मईशत के, तो जब मैं टॉप स्टोरी पढ़ रही थी इसी मईशत के हवाले से मेरी ज़बान लड़खड़ा गई, मेरा साथ ना दिया और मेरे ऊपर जो हैबत तारी थी, कैफियत तारी थी। तो इस वक्त जो हमारी गुजर बसर है, आप सोचें एक आम आदमी जिसकी तनख्वाह 20,000 है, 15,000 है, 25,000 है, वो क्या करे? 50,000 है भाई, इवन 50,000 से नीचे वालों के लिए सर्वाइवल मुमकिन नहीं रहा। पता नहीं इनके साथ क्या होगा और क्या हुकूमत इनके लिए पैकेज लाएगी। जनाब, शरह सूद की हम बात कर रहे थे, 3% बढ़कर 20% हो गई है। इंटरबैंक में डॉलर की कदर एक ही दिन में 19 रुपए बढ़कर अब ये 285 रुपए 9 पैसे रिकॉर्ड सतह पर आ गई है। ओपन मार्केट में तो अलग रेट चल रहे हैं, अलग अलग रेट चल रहे हैं जनाब। वहां पर डॉलर ने ट्रिपल सेंचुरी कर ली है। 292 रुपए में ये फरोख्त हुआ। और हालात ये हैं कि महंगाई ने माजी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं और आवाम की कमर तोड़कर रख दी है। ये हैं वो दावे, ये हैं वो वादे अशफाक जो किए गए थे कि जब हम आएंगे तो डॉलर को 200 पर ले आएंगे। 200 क्या है तो 300 पर चला गया। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि अब आप बाहर जाएं ना, मार्केट वगैरह में जाके देखें तो पहले चीज़ों के रेट्स लिखे होते थे। किसी भी आप शॉप पे जाएं ख़रीदारी के लिए, किसी मार्ट में जाएं, किसी स्टोर में जाएं, अब वो रेट नहीं लिखते। अब उसके बाद वो फ़ौरन उस वक्त लिस्टें चेक करते हैं, उस वक्त के रेट, क्योंकि रेट्स यूं बदल रहे हैं। ऐसे ही तो वो जब चेक करने के बाद जो रेट होते हैं तो उस वक्त आपको बताते हैं।
तो बस ये है कि अल्लाह रहम करे कि लेकिन आपको आगे क्या मालूम होगा। है इस सारी सूरत हाल में एक शख्स बहुत ही मुतमईन है, उनका नाम है वजीर ख़जाना इसहाक डार साहब हैं। वो ये कहते हैं जनाब कि अगले हफ्ते हमारे IMF से मामला तय पा जाएंगे। अगर इतनी महंगाई के बाद, आवाम को इतनी महंगाई की चक्की में पीसने के बाद भी IMF से डील नहीं होती है तो ये बड़ा ही कोई ख़तरनाक काम होगा। डिले पे डिले हो रहा है और एक वजह जो ताजिर हैं वो ये बताते हैं कि जो ताख़ीर हो रही है मुआहदा होने में, ये भी वजह है कि डॉलर ऊपर जा रहा है। There are different factors as well. वल्लाह अलम। तो इस पे अब जनाब दूसरे जो मुतमईन शख्स हैं, एक मुतमईन शख्स का तस्करा कर दिया सदफ ने, दूसरे मुतमईन शख्स हैं मिफ्ताह इस्माइल, जिनको सितंबर में निकाल दिया गया था और वो तब किस से बात से मुतमईन है? वो मुतमईन है कि जो कुछ है मलबा उन पे नहीं आ रहा, यानी कि उनके हवाले से कहा जा रहा है कि जो उस वक्त तक उन्होंने किया था वो ठीक था, वो मुआहदे के ऊपर ले गए थे। उसके बाद इसहाक डार साहब ने जो 3-4 महीने रोक के रखा डॉलर को और फिर अहम फैसले जो करने थे वो नहीं किए, उसकी वजह से फिर ये सारी चीज़ें हुई। तो मिफ्ताह साहब ने उन्होंने ये भी कहा था कि अगर आपने मुझे हटाना ही था, जो फैसले में कर रहे थे, बड़ी तनकीद हो रही थी और नवाज शरीफ उस वक्त कहते थे, मरियम नवाज बताती थी कि जब पैसे बढ़े तो पेट्रोल प्राइस बढ़े तो मियाँ साहब इजलास छोड़ के चले गए, कहते हैं मैं आवाम के साथ ज्यादती बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब क्या हुआ, अब कहाँ है? उसके बाद वो यूरोप चले गए थे। तो मिफ्ताह साहब ने कहा कि मेरे साथ मुझे हटाकर आप किसी इकोनॉमी से रिलेटेड बंदे को ले आते जिससे नो हाउ होती, तो दैट्स अ बिग स्टेटमेंट जो उनकी क्या कहते हैं जी। देखें में IMF की ये डिमांड पूरी करते हुए ये किया है। जाहिर है कि इसकी चोट लगी, हमको 3% इंटरेस्ट बढ़ गया है, जो हम पाकिस्तान में बिजनेस करते हैं हम सबको मार लगेगी। जब मैं आया और मैंने एग्रीमेंट किया तो उसके बाद डार साहब आए, उन्होंने फिर IMF को आंखें दिखाई और एग्रीमेंट से हट गए। हम अगर इतनी शायद देर ना करते तो यहाँ तक नहीं पहुँचते। इस वक्त मीशत अच्छी चल रही है, या उस वक्त जब मैं चला रहा था तो वो मीशत जो थी वो बेहतर थी। ये फैसला तो आई थिंक अवाम कर रही है और नजर आ रहा है। हमने सियासी दुश्मनियां करते हैं, किस चीज के लिए कर रहे हैं? सिर्फ इक़्तिदार की लड़ाई है, खिलवाड़ हो रहा है। मतलब ये कोई मीशत के कोई कंसिस्टेंट फैसले तो नजर नहीं आ रहे। अब इस वक्त सियासत को रियासत के ऊपर तरजीह नहीं दे सकते। अच्छा जी, तो ये हो गया मामला कि मिफ्ताह इस्माइल साहब अब क्या कह रहे हैं। तो ज़ाहिर है कि उनके पास मार्जिन है, लेवरेज है कि वो बात कर सकें। तो इसी पर बात ज़रा कर लेते हैं। माहिर मुआशियात मुज़म्मिल असलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अब मुज़म्मिल, कल आपसे बात हो रही थी और बात ये हो रही थी कि किस तरीके से गोल पोस्ट चेंज करने के मामले पर आपने कहा था कि हमें इनका नून लीग का साथ होना चाहिए इस एतबार से कि अगर वो ऐसा कर रहे हैं और हमारे साथ भी वो ऐसा कर चुके हैं, ये आपने हवाला दिया था। अब ये जो कल जो कुछ हुआ, यानी कि आपसे बात हुई उस वक्त डॉलर कितना बढ़ा था, उसके बाद 12 बजे तक क्या हमने रेट्स देखे, अब ट्रिपल सेंचुरी के करीब है, फिर शरह सूद जो है वो आप देख लें कि 20% हो गई है। ये हो क्या रहा है सारा? देखें, बात यह है कि जो परसों बात हुई थी, ये मैंने ही तस्करात के आगे छेड़ा था कि ये जो है 4 अखबारों में एक ही स्टोरी है और उसमें बताया गया है कि IMF गोल पोस्ट कर रहा है, चेंज कर रहा है और रोजाना जो है नई डिमांड्स लेकर आ रहा है। और फिर उसमें उन्हीं आर्टिकल में उन्होंने आर्टिकल के वो खबर में लिखा था उन्होंने कि जो है सिचुएशन 1998 जैसी हो गई है और जो है हमसे जो है नाजायज जो है चीजें जो है ब्लैकमेलिंग हो रही है। उस पर मैंने कहा था कि अगर पाकिस्तान के मामले में किसी तरह की ब्लैकमेलिंग हो रही है तो ये हमसे बात करें, हमें भी बताएं, और अगर ऐसी कोई चीज होगी तो हम ब्लैकमेल नहीं होंगे और जो है इनके साथ यकजहती का इज़हार करेंगे। अच्छा, हाँ, ये परसों जो मैंने आप लोगों से बात की थी। अच्छा मुज़म्मिल, ये भी जरा बताएं ना कि इस वजीर खजाना बड़े मुतमईन हैं, वो ये कहते हैं जनाब जो लोग ऐसी बातें कर रहे हैं वो मुल्क दुश्मन है, वो एंटी पाकिस्तान है और ये जो है ये ऐसे हालात में वो बातें कह रहे हैं। जब आपने कल सारी सूरत हाल देखी, वो कह रहे हैं बैंकों ने सहूलतें देना शुरू कर दी हैं, लोग अफवाहें फैला रहे हैं, तो ऐसे ही है। और हमने क्या वो आखिरी कड़वी गोली निगल ली है जो IMF की जानिब से दी जानी थी और अब मुआहदा होने जा रहा है, अब मजीद हालात इतनी गैर यकीनी का शिकार नहीं होंगे? देखें, एंटी पाकिस्तान तो फिर अगर जो इसहाक डार साहब कह रहे हैं तो फिर तो वजीर आजम सबसे बड़े एंटी पाकिस्तान है, क्योंकि उन्होंने अमेरिका के दौरे में कहा था कि हम डिफॉल्ट हो जाएंगे अगर हमें पैसे नहीं मिले। और फिर दूसरे नंबर पे जो है जो हमारे वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ है। तो और रहा सवाल ये कि वो कल फ्रस्ट्रेट हो गए। कल पूरी दुनिया ने जो है इस्तीफे की डिमांड की, क्योंकि इन्होंने बार बार पाकिस्तान को बोला कि जी हम जो है बिल्कुल सही जा रहा है, चाइना से इतने अरब डॉलर आ रहे हैं, दुबई से इतने आ रहे हैं, सऊदी अरब से इतने आ रहे हैं, IMF से तय हो गई। फिर 9 फरवरी को इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की रात को 10-11 बजे इन्होंने कहा कि बस 3 दिन में हो रहा है,
हमने जो इकदाम थे वो कर दिए, तो इन्होंने कौन से बातें छुपा के रखी हुई थी। अच्छा। और कल जो है अब जो है हमें वो कह रहे हैं कि जी $1 अरब से जो है मुल्क का खजाना बढ़ गया। तो भाई $700 मिलियन चाइना से आए, उसमें से भी आपको पता है 1/4 खर्च कर दिए। जी जी। और उसके बाद जो है ये कह रहे हैं कि जी इतने $1 इससे पहले भी तो आए थे। इससे पहले आपको एशियाई तरक्याती बैंक ने $1.2 अरब दिए थे, AIB ने $2 अरब दिए थे। अच्छा। जिसपे ये अल्हम्दुलिल्लाह, अगर हम इस ओवरऑल सिचुएशन को सम अप करें ना, तो बाज़ाहिर लग ये रहा है कि ये एक इम्तिहान की तैयारी करके आए थे, और इम्तिहान जो दरपेश था वो था मईशत का, लेकिन पर्चा जो हल करने आए थे वो सियासत का था, और अब मईशत गले पड़ गई है। ऐसा ही है? देखें, बात ये कि ये सियासत का कह लें, ये अगला इलेक्शन के लिए राह हमवार करने आए थे कि मैं कोई फार्मूला ऐसा लगाऊंगा कि जो है ना डॉलर नीचे करके, महंगाई नीचे करके और सबको खुश कर दूंगा, और जो है राह हमवार हो जाएगी इलेक्शन की। अच्छी बात है अगर महंगाई नीचे कर देते और डॉलर को नीचे ले आते, लेकिन मसनूई तरीके से कोई चीज नहीं हो सकती। और इन्होंने वो मसनूई तरीके वारदात डालने की कोशिश की और रंगे हाथों पकड़ेगा। और IMF ने इनको 2 दफा पकड़ा है, आपको वायदे में बता दो। पहले भी इन्होंने जिस तरह रुपए को जिस तरह कर रहे थे वह पकड़ा, और ये जो परसों जो मैंने आप लोगों से बात की थी रुपए की कदर वाली, गोल पोस्ट वाली, उस वक्त मैंने आपको इंडिकेशन दी थी कि IMF नाराज है 2-3 चीजों से। तो वो कल जो है ये जो कल जो है मरकजी बैंक से करवाया गया है रुपए को, ताकि अब IMF का मजीद भार नहीं उठा सकते, क्योंकि अब तो बिल्कुल ही सूरत हाल जो हमारी रेटिंग गिरने के बाद जो हालात हो गए थे, तो ये तो मतलब या आर या पार, वो जो मरियम नवाज के अल्फाज था ना एक दफा किसी जलसे में, या आर या पार, तो अब वो सूरत हाल वहां पे आ गई थी कल। अच्छा मुजम्मिल, जो रद्द अमल आया, जरा सा हम उस पर भी बात कर लें। मरियम नवाज साहिबा, क्योंकि अक्सर और बेशतर वो इस पर ट्वीट भी करती रहती हैं, फिर इसाक डार ने भी ट्वीट किया, वो इमरान खान को डायरेक्ट वही कहते हैं, जनाब ये IMF के साथ जो आपने जालिमाना डील की थी ना, ये हम उसको दुरुस्त करने आए हैं, तो ये सब आपका किया हुआ है। तो ज़रा इस पे आप कमेंट फरमा दिएगा। वो आज भी जो 10 महीने 11 महीने बाद उनकी हुकूमत के बाद भी वो कहते हैं जी ये आप लोगों का किया है, PTI का किया है, इस वजह से हमें IMF के ये तमाम तर मामला डील करके आवाम पे ये महंगाई के बोझ डालने पड़ रहे हैं। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात की आपने। पहले तो ये कि वो जो कल अंग्रेजी लिखी थी मरियम ने अपने ट्वीट में, अवाम का बड़ा रद्द अमल आया उसमें कि ये मरियम की अंग्रेजी नहीं है, किसी से लिखवाया है। जी जी। और अब लोगों ने एक डिमांड कर दी है कि मरियम की अंग्रेजी बोलते हुए किसी ने आज तक देखा नहीं है, तो वो किसी आलमी जरीदे को या इंटरव्यू दें, उसमें पता तो लगे कि मरियम की अंग्रेजी जो वो ट्वीट्स में लिखती हैं आया वो उनकी अपनी ट्वीट्स में, तो पता लग जाए। तो ये जो है बड़ी अच्छी तजवीज़ है, कोई एक इंटरनेशनल मीडिया को इनको जरूर इंटरव्यू देना चाहिए, ताकि वैसे भी उन्होंने इंग्लिश में लिटरेचर में मास्टर्स किया, फिर पॉलिटिक्स में PhD भी किया है, तो हम भी देखें कि हमारी अगली वजीर आजम भी बनना है उन्होंने, कि कितनी काबिल है वो। अब आ जाए कि ये बात कि भाई ये है का मेयार तो ज़ाहिर है ये नहीं है जुबान, लेकिन बात ये है कि जो तरीकेकार है और जिस तरीके से वो क्रिटिसाइज करती हैं। दोस्त हम ये कह रहे हैं कि वो ट्वीट्स उनकी अपनी है कि नहीं है, ये सिर्फ एक सवाल है ना। अब अगली बात कर लेते हैं कि ये जो IMF प्रोग्राम हमारा है या इनका। अब देखें, इसमें तो मैंने आप लोगों के साथ भी 10 दफा बात की, लेकिन आप लोग भी ये सवाल बार बार दोहराते हैं और सही दोहराते हैं, क्योंकि सुबह हम बात करते हैं, रात को ये कहते हैं कि ये PTI का माशी IMF प्रोग्राम है। इसका एक तरीका कर लेते हैं। अच्छा। इसका तरीका ये कर लेते हैं कि एक कमीशन बनाते हैं। वैसे तो IMF का जिस पार्टी के साथ जिसका मुआहिदा होता है ना, IMF अपनी वेबसाइट पे शाया कर देता है। अभी 3-4 दिन पहले इसाक डार साहब ने फरमाया था कि हम PTI का IMF का मुआहिदा आवाम के सामने लाएंगे। अच्छा। उनको यही नहीं पता कि जो भी मुआहिदा होता है, जैसे ही कोई जायजा होता है, IMF अपनी वेबसाइट पे वो मुआहिदा छाप देता है। ठीक है ना, तो वो आवाम से छुपा हुआ नहीं है। तो जो PTI का आखिरी मुआहिदा हुआ था वो फरवरी 2022 में हुआ था। उसके बाद फिर मिर्जा इस्माइल साहब ने मुआहिदा किया, ठीक है, 29 अगस्त को, और अब इसाक डार का। तो एक कमीशन बनाते हैं, उसमें जो है वो बैठे, ठीक है ना, और वो बैठे और वो जो है PTI ने जो मुआहिदा किया था, और अब अरे मुजम्मिल भाई, वैसे खर्चे कंट्रोल नहीं हो रहे हैं। काबीना 86 रुपए हो गया, कमीशन बनेगा, फिर उसका नतीजा भी उसका हाल भी बाकी कमीशनों जैसा होगा कि उसकी कोई चीज आवाम के सामने नहीं आएगी, तो फिर फायदा क्या? बिल्ली मारनी है ना, तो ये बिल्ली मारनी है तो एक ही तरीका है, वरना आप मैं आवाम को बता देता हूँ कि IMF की वेबसाइट पे सारे मुआहिदे हर एक। ठीक है, वो देख लेंगे, और जाहिर है कि लोग जो लर्नेड हैं वो देख भी सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका मुजम्मिल असलम साहब हमारे साथ मौजूद थे। लेकिन मामला ये है कि लग ये रहा है कि इतनी मार खाने के बाद भी
100 प्याज और 100 दुर्रे खाने के बाद भी आवाम के हाल में कोई बेहतरी नहीं आएगी और ये सब यूं ही चलता चला जाएगा। IMF हो या ना हो, आवाम ने उसी तरह से पिसना है और वैसे बच जाएंगे तो बाकी जो लुटेरे गली मोहल्लों में घूम रहे हैं उनके हत्थे चढ़ जाएंगे। इसहाक डार साहब वो कह रहे थे कि मैं प्लेन में बैठ गया तो देखिए डॉलर अच्छा, उन दिनों भी याद है आपको क्या किया था? उस दिनों किया था कि वो पेट्रोल प्राइस को भी रोक के रखा हुआ था, करनी थी लेकिन की नहीं थी। कि इसहाक डार साहब आएंगे तो उनको एक उनकी तरफ से एक तोहफा कौम को दिया जाएगा कि देखा आपने डार साहब का इफेक्ट। तो वो फिर डॉलर के तौर पर, डॉलर के ऊपर भी हमने देखा और मसनूई तौर पर जो उन्होंने रोक के रखा डॉलर को, उससे क्या हुआ कि रेमिटेंसीज बंद हो गई। भाई मैं अगर बैरून मुल्क से पैसे भेज रहा हूँ और मुझे इंटर बैंक में 228 का डॉलर मिल रहा है और उसकी कीमत मिल रही है और ओपन मार्केट या ग्रे मार्केट में मुझे 260 मिल रही है, तो मैं क्यों बेचूंगा 228 में भाई? सही बात है। और यहाँ तो बड़े सवालात ये भी हैं जनाब कि अफगानिस्तान जो अफगानी हैं वो ये करते हैं कि मजीद पैसे देके 20 रुपए 25 रुपए ऊपर देकर डॉलर खरीद लेते हैं। तो ये तो इस तरीके से आपके मुल्क से भी डॉलर जा रहे हैं जनाब। यहाँ पर बात नहीं रुकी है, बात डॉलर तक नहीं रुकी है, बात अब आ गई है उस महंगाई की जिसके बारे में अब बात करने जा रहे हैं कि मौजूदा दौर के सबसे बड़ा मौजू यानी महंगाई की, जिसमें पाकिस्तानी अवाम इसमें बुरी तरह से जकड़े हुए हैं। कराची समेत सिंध में फ्लावर मिल्स एसोसिएशन ने फी किलो कीमत पूरे 1 2 3 नहीं पूरे 25 रुपए का उसमें इजाफा किया, यानी 105 रुपए फी किलो वाला आटा अब 130 रुपए फी किलो का हो गया। अशफा तो दिस इज वेरी अलार्मिंग सिचुएशन। दिस इज अलार्मिंग, लेकिन क्या कुछ होगा इस मामले पर? क्रैकडाउन सुन रहे हैं कि कुछ किया गया है और सिंध हुकूमत कहती है कि जी 85 रुपए फी किलो गंदम हम तो दे रहे हैं। तो अंजुम अब्दुल वहाब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा बात कर लेते हैं कि भाई ये हो क्या रहा है। अंजुम, क्रैकडाउन सुना है किया गया है, पहले तो ये कि उन्होंने कीमतों में इजाफा क्यों किया, जबकि सिंध हुकूमत अगर उन्हें दे रही है 85 रुपए फी किलो, तो उनको ज़रूरत कैसे पड़ी कि इतना इजाफा करना है बगैर किसी को एतमाद में लिए? जी ये तो मनमानी कही जा सकती है और क्रैकडाउन तो शुरू किया गवर्नमेंट ने और 2 दिन कबल रात में छापे मारे गए। शहीद बेनज़ीराबाद नौशाह में 2 मिलें सील की गई, कराची में 4 मिलें सील की गई और उसका रद्दअमल ये सामने आया कि फ्लोर मिल ने बजाय बातचीत करने के अपनी फ्लोर मिल बंद कर दी और वहाँ से आटे की पिसाई बंद कर दी है। फ्लावर मिल्स का कहना है कि जनवरी और फरवरी का कोटा इनको 2,20,000 टन देना था, जो सिर्फ 1,60,000 टन के करीब दिया गया और उसके बाद जो मज़ीद कोटा उन्होंने जारी करना शुरू किया तो वो गंदम ख़राब थी। देखिए ये सूरत यार उस वक्त नज़र आई कि जब क्रैकडाउन शुरू हुआ, फ्लावर मिल बंद की गई तो फ्लावर मिल्स के मुँह खुले के जी हमें ख़राब गंदम दे रहे थे और इस वजह से हमने जो है ना उनकी गंदम लेना बंद कर दी थी, तो हुकूमत ने क्रैकडाउन शुरू किया। लेकिन क्रैकडाउन से पहले फ्लावर मिल्स को भी होश नहीं आया, गवर्नमेंट को भी होश नहीं आया, तो वो ख़राब गंदम अगर दी गई है तो ख़राब गंदम का आटा बनाकर भी मार्केट में दिया गया होगा। अगर क्रैकडाउन नहीं होता, फ्लावर मिल बंद नहीं होती, तो वो आटा ताहाल कराची के शहरियों को जारी किया जाता रहा, तो कराची के शहरी वो खाते रहते हैं। अब सूरत हाल ये है कि उन्होंने कहा कि गंदम का मार्केट में 112 रुपये किलो है, 112 रुपये किलो गंदम खरीद कर वो 105 रुपये आटा नहीं दे सकते। और कल उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए साफ ऐलान कर दिया है कि वो 105 रुपये फ़ी किलो आटा नहीं बेचेंगे, 130 रुपये किलो बेचेंगे अगर गंदम की फरामी जारी रही ओपन मार्केट में भी। अब नई फसल आने वाली है, 10 मार्च के बाद कोटा भी ख़त्म हो जाएगा, मार्केट में नई गंदम आ जाएगी। गवर्नमेंट के सपोर्ट प्राइस 100 रुपये पहले ही हैं। अब वो गंदम जब मार्केट में आएगी, ज़ख़ीरा तो मार्केट में आते हैं, गवर्नमेंट ने भी प्रोक्योरमेंट करनी होगी, उसके बाद कीमत कहाँ पहुँचती है, 100 रहती है, 110 होती है, 120 होती है, वो मार्केट की सिचुएशन बिल्कुल फुल मनमानी चल रही है। फ्लोर मिल ने कहा जो गंदम का रेट मार्केट का होगा उसके मुताबिक 15-20 रुपये जो उसकी अखराजात हैं, पैदावारी लागत है, मुनाफा रख के वो मार्केट में आटा देंगे। 130 रुपये तो उन्होंने अलग ऐलान कह दिया है कि 130 रुपये में आटा उनको दिया जाएगा और अगर गंदम मज़ीद महंगी होती है तो इससे आटा मज़ीद महंगा हो सकता है। रमज़ान के हवाले से जब उनसे सवाल किया गया फ्लोर मिल से, तो उन्होंने कहा कि रमज़ान में भी आटा सस्ता नहीं होगा। बिल्कुल, ये एक बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है। रमज़ान में अमूमन हमारे मुल्क में तो वैसे ही महंगाई जाती है, दुनिया भर के मुस्लिम ममालिक सवाब समेटते हैं, हम जी यहाँ पर महंगाई में इजाफे करके अपने मुनाफे समेटते हैं और फिर इबादत भी भरपूर करते हैं। और आप महंगाई अभी ये हाल है तो फिर पता नहीं रमज़ान जो बिल्कुल अराउंड द कॉर्नर है। अच्छा जी, तो इस पे हम फ्लावर मिल्स का भी मौक़िफ़ लेंगे, लेकिन पहले एक ब्रेक ले लेते हैं, छोटा सा ब्रेक के बाद आएंगे। जी 2 वक्त की रोटी का मामला है जी, और वो भी अब मुश्किल से मुश्किल तर होती जा रही है। कराची की बात करें तो कहीं पे 20 रुपये, कहीं 25 रुपये अपनी मर्ज़ी के रेट्स हैं, और अब जो है वो ये इजाफ़ा हुआ था
अभी हाल ही में जिसके ऊपर हम अब ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे, तो उसके ऊपर क्रैकडाउन भी हो रहा है, लेकिन फ्लोर मिल्स से पूछना चाहिए ना कि आखिर वो इजाफा कर क्यों रहे हैं। तो हमारे साथ चेयरमैन पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन साउथ जोन चौधरी आमिर अब्दुल्ला साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया जी, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। ये आमिर अब्दुल्ला साहब बताइएगा, ये क्या मामला है, ये इजाफा अचानक क्यों हुआ? सिंध गवर्नमेंट कह रही है कि हमने तो जी 85 रुपये में गंदम दे रहे हैं, आपने अचानक रेट बढ़ा दिए, वजह की है? देखिए, अर्ज़ ये है कि ये जो मार्च का महीना होता है ना, बिल्कुल एंड सीज़न होता है वीट क्रॉप का। जो पिछले साल वीट हमने स्टोर की होती है, 15 मार्च के बाद नई क्रॉप आ जाएगी। पुरानी क्रॉप तकरीबन एग्जॉस्ट हो चुकी है मार्केट से और उसका कोई स्टॉक अभी मौजूद नहीं है। और गवर्नमेंट के पास जो स्टॉक मौजूद हैं वो 85 रुपये में बहुत कम माल हमें दे रही है और उसकी क्वांटिटी भी जो है वो क्वालिटी बहुत ही इन्फीरियर हो गई है। जो आखिर का माल होता है गोडाउंस का, एक स्वीपिंग टाइप आप कह लें, वो माल मिल रहा है। अच्छा। और नई फसल जो आनी शुरू हुई वो 11,500 रुपये में आ रही है। इसलिए 11,500 रुपये की गंदम लेकर हम 100 रुपये किलो आटा बेचना हमारे लिए ये जो एक तय हुए थे मामलात, ये मुज़ाकरात के बाद हुए थे ना? मुज़ाकरात क्या हुए थे आपके? जी हाँ, मुज़ाकरात हुए थे हमारे जनवरी में इन्होंने 85 रुपये जब गंदम की थी तो 2 लाख टन का कोटा हमें फराम किया था, जिसमें पूरा जनवरी बहुत ही खुश असलूबी से अच्छे तरीके से गुजर गया था। फरवरी में भी हमारा यही वादा हुआ था कि 2 लाख टन कोटा हमें मिलेगा तो हम इसी रेट पे आटा देते रहेंगे। लेकिन फेब में इन्होंने अभी तक 1,25,000 टन का कोटा हमें दिया है। और आप देखिए, अब मार्च शुरू हो गया है, इतना बड़ा जब शॉर्टफॉल आएगा कोटे में तो हम कैसे आटा इनके रेट पे बेच सकेंगे? लेकिन अभी स्टेटस क्या है? देखें, ये क्या आप अपनी मर्जी से रेट्स बढ़ाएंगे? ये आपका सवाबदीदी इख्तियार है, और अगर ये आपका सवाबदीदी इख्तियार है तो फिर क्रैकडाउन क्यों कर रही है सिंध हुकूमत? कोई मिडिल ग्राउंड तो होगा ना इस पे? देखें, सवाबदीदी इख्तियार की बात नहीं है, रेट तो ज़ाहिर है हम ही बढ़ाएंगे। उसकी वजह ये है कि जैसे गंदम हम ख़रीदेंगे, अगर महंगी गंदम ख़रीदेंगे तो आटा ज़ाहिर है महंगा होगा। सस्ता आटा तो नहीं बेच सकते ना, एक कारोबार है, ये भी कारोबार का हिस्सा है। जब सस्ती गंदम मिल रही थी तो हमने खुश असलूबी से आटा 95 रुपये किलो फराम किया, जो मार्केट में 100-105 तक मिलता रहा आवाम को। अब महंगी गंदम हम ले रहे हैं 11,500 रुपये की, तो किस तरह से आटा 11,500 रुपये की कितनी? इस बात को 100 किलो 11,500 115 रुपये किलो, 100 kg 11,500 रुपये की। अच्छा, ओके। और उसका आटा हम 100 रुपये किलो कैसे फरोख्त कर सकते हैं? तो अब तो क्रैकडाउन का ऐलान कर दिया है ना। अब तो जो आप कह रहे हैं खुश असलूबी से जनवरी में हो गए थे मामला, अब वो खुश असलूबी नहीं रहेगी। एक तो आवाम मुश्किलात में, दूसरे हुकूमत सिंध ने कह दिया है जनाब, जहाँ पे हम देखेंगे मनमानी हो रही है क्रैकडाउन होगा। और फिर इस क्रैकडाउन से क्या फिर अब किसी नतीजे पर तो पहुँचना है ना? जी, मनमानी कहाँ होगी? अगर गंदम मौजूद है तो क्रैकडाउन करें। मिलें तो हमारी बिल्कुल खाली पड़ी हैं, जो इन्होंने हमारी मिलें सील की हैं बिल्कुल खाली पड़ी हैं, उसमें कोई वीट के स्टॉक्स मौजूद नहीं है। गवर्नमेंट को खुद जानती है ये बात, लेकिन गवर्नमेंट है। अब मैं ना मानू वाली बात आ गई है, सिर्फ अपनी हट तरमी पे है गवर्नमेंट, और ग्राउंड पे कुछ भी नहीं है इनके पास। ओके, तो फिर अब कोई हल इसका नहीं निकलेगा, यानी कि वो क्रैकडाउन करेंगे, आप आगे से रेजिस्ट करेंगे और यूं ही चलता रहेगा सिलसिला? नहीं, हल निकलेगा। हल हर चीज़ का निकलता है। ये हमारे से टेबल टॉक करें और ग्राउंड रियलिटीज़ को देखें, उसके मुताबिक हल मौजूद है। लेकिन चौधरी साहब, आप ये कह रहे हैं कि 115 रुपए लेके 125 का ही हमने बेचना है ना? आप 85 के हिसाब से तो आपको बिल्कुल 130 रुपए का आटा बिकेगा। हाँ, तो फिर क्या, फिर इसमें मिडिल ग्राउंड फिर किस चीज़ पे कोई आप कह रहे हैं कि कोई हल निकल सकता है, तो वो हल क्या प्रपोज क्या कर रहे हैं आप, ये हमें बता दें। देखिए, हल इसका ये है कि आवाम को आटा मिलना चाहिए, ये ना रोके। जितना ये रोकते जाएंगे मार्केट में गैप बढ़ता जाएगा, आटा 130 रुपए से 40 रुपए से ऊपर चला जाएगा। ओह माय गॉड! आप देखिए 2 दिन से मार्केट में गैप आ रहा है, इनकी वजह से आ रहा है। यानी जितना गैप बढ़ता जाएगा ब्लैकमेलिंग मार्केट में और शुरू हो जाएगी। इनको काम स्मूथ चलना चाहिए, चलने देना चाहिए। आगे फसल आने वाली है, 1 हफ्ते के अंदर अंदर रेट कुछ कम हो सकते हैं, जैसे फसल आ जाएगी। मतलब अभी कह रहे हैं कि ब्लैकमेलिंग ठीक है, अगर हमें नहीं मिल रहा है, दस्तयाब नहीं है मार्केट में, तो ब्लैकमेलिंग होती रहे, हम शरीक हैं इसमें, होता रहे मामला। देखिए, मार्केट में एक चीज़ दस्तयाब नहीं हो रही तो मिडिल मैन जो है ब्लैकमेलिंग करेगा, इनके लिए और मुश्किलात होंगी गवर्नमेंट के लिए। हम नहीं चाहते हैं सब हो और आटे का रेट कोई खुदा न खास्ता और ज़्यादा बढ़ जाए। अगर हमें स्मूथली चलने दिया जाएगा तो 1 हफ्ते में फसल भी आ जाएगी, कुछ काम स्मूथ हो जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट ये बात समझ नहीं रही है। और फसल किस तरह की आने की तवक्को है इस दफ़ा चौधरी साहब?
देखिए, फसल शुरुआत में तो अच्छी आती है, शुरू में आएगी, एक आपकी मार्केट की डिमांड्स फुलफ़िल कर देगी, लेकिन फिर भी मुझे उम्मीद है कि बेहतर होगा, लेकिन इंपोर्ट हमें लामौला करनी पड़ेगी। इंपोर्ट करनी पड़ेगी, ज़ाहिर है इंपोर्ट के तो बड़े मसाइल हैं, तो सैलाब से भी बड़ी मुतासिर हुई हैं फसलें, तो आपके ख्याल में वो कंपेयरिंग टू लास्ट ईयर सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो सकती है क्या? देखिए, अब ये कहना नहीं चाहिए, बहरहाल फसल है, अल्लाह ताला बेहतरी करे, फसल तैयार है, उसमें बेहतरी अल्लाह ताला लेकर आए, लेकिन बहरहाल इंपोर्ट करनी पड़ेगी, फसल में कुछ थोड़ा बहुत शॉर्टफॉल हो सकता है, पूरी भी हो सकती है, लेकिन इंपोर्ट ज़रूरी होगी। चौधरी आमिर अब्दुल्ला गुफ्तगू कर रहे थे, और वो तो 125 के आशफाक, वो तो 140 और 45 की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी ब्लैकमेलिंग होगी और ये तो हुकूमत सिंध को देखना पड़ेगा, क्रैकडाउन करें, देखें कहाँ मिल रहा है उन्हें, कहाँ पर गंदम मौजूद है, नहीं तो प्रोवाइड करें। तो बॉल जो है हुकूमत के कोर्ट में डाल दिया है, हुकूमत ही कह रही है हम क्रैकडाउन करेंगे, हमने 85 रुपए जो है मुकर्रर की हुई है। अब ये मामला कहाँ जाकर ठहरेगा? खुदारा गरीब की सुन लें, अवाम की सुन लें, क्योंकि आपकी लड़ाइयों में पिसते अवाम हैं। और सदफ की भी सुन लें, ठीक है? वो ये है कि ब्रेक ले लें। ब्रेक ले। बैक जनाब, और आपको इस वक्त हम ये भी बताएं, आपकी मेमोरी भी रिफ्रेश करें कि आपको याद होगा कि 3 मार्च 2016 को पाकिस्तानी एजेंसियों ने एक जासूस को गिरफ्तार किया था, कुलभूषण यादव को। कुलभूषण यादव भारतीय जासूस को गिरफ्तार हुए 7 साल मुकम्मल हो गए हैं और ये पाकिस्तान में दहशतगर्दी का नेटवर्क चला रहा था। लईकुर रहमान हमारे साथ हैं, उनसे मजीद इस पर बात कर लेते हैं। लई, बताइएगा, 7 साल हो गए कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी को। बिल्कुल सर, तो 3 मार्च 2016 एक ऐसा दिन है जब चमन के पास हुसैन मुबारक पटेल के नाम से पाकिस्तान में दहशतगर्दी का नेटवर्क चलाने वाला कुलभूषण सुधीर यादव, इसको गिरफ्तार किया गया था। भारतीय नेवी का कमांडर रैंक का हाजिर सर्विस ऑफिसर था जब इसे गिरफ्तार किया गया। 2003 से भारतीय एजेंसी राह के लिए पाकिस्तान में मुनज़्ज़म दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलविस था। चाबहार ईरान में जाली पासपोर्ट पर दाखिले के बाद स्क्रैप के कारोबार की आड़ में बलोच लैद की पसंदों को नेटवर्क को परवान चला रहा था। 9 साल की कोशिशों के बाद पाकिस्तानी एजेंसियों ने उसे ट्रैप किया और गिरफ्तार किया। सितंबर 2016 में पाकिस्तान ने कुलभूषण यादव और राह के पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों पर मबनी डोजर भी अक़वाम मुत्तहिदा के हवाले किया था और भारत की तरफ से पहले तो इसे भारतीय शहरी होने से ही तस्लीम कर लिया गया था, लेकिन बाद जब 10 अप्रैल 2017 को पाकिस्तान की तरफ से सजाए मौत का ऐलान किया गया कुलभूषण के लिए, तो भारत में खलबली मची गई थी। और उसके बाद जब भारत कुलभूषण यादव ने दहशतगर्दी की कार्रवाई का एतराफ़ भी कर लिया, तो फिर भारत की तरफ से इस बात का एतराफ़ भी सामने आ गया। इंटेलिजेंस ऑफिसर के गिरफ्तार होने के बाद उनकी तरफ से मुख्तलिफ चीज़ों का इकरार भी किया गया भारतीय हुकूमत की तरफ से। ये बता दूं कि माजी में श्रीलंका, नेपाल और म्यांमार भी भारत पर दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगा चुके हैं। 11 जनवरी 2023 को म्यांमार ने भारत में मौजूद दहशतगर्द के ट्रेनिंग कैंप पर स्ट्राइक भी की थी। इस सूरत हाल में ये सवाल भी सामने आते हैं कि क्या आलमी बरादरी भारत के हमसायों की तरफ से इसके खिलाफ दहशतगर्दी की शिकायत पर कोई एक्शन लेंगी? क्या हिंदुत्वा नजरिए के तहत पनपता हिंदुस्तान दहशतगर्दी के जरिए खित्ते में इंतशार फैलाकर आलमी अमन के लिए खतरा तो नहीं बन रहा? ये बहुत से सवालात हैं जिसका जवाब सामने आना बिल्कुल बनता है, लेकिन जवाब भी उसका सामने ही है। लाइक जवाब उसका बिल्कुल सिंपल है। अब बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे से बात कर रहे थे, लेकिन जवाब उसका बिल्कुल सिंपल है कि मईशत के साथ जो जुड़े उनके ताल्लुकात हैं दूसरे मुल्कों से, वो ज़्यादा फोकियत रखते हैं। वो पाकिस्तान के अंदर किस तरह से अफरा तफरी मचाना चाहता है, डिस्टेबलाइज करना चाहता है पाकिस्तान को या अपने पड़ोसी मुल्कों को। वो कश्मीर में किस तरीके से खाको खून में लोगों को नहला रहा है, किस तरीके से गासिबाना उसने कब्जा किया हुआ है, ये कोई पूछने वाला नहीं है। बिल्कुल, और ज़ाहिर इंटरनेशनली एक गैस लाइटिंग चल रही है भारत की जानिब से और सबकी नजरें लग रही है, आंखें बंद है, शुतुरमुर्ग की तरह सब बिहेव कर रहे हैं। खैर आगे बढ़ते हैं, और आज क्योंकि हम मुख्तलिफ दिन मना रहे होते हैं, हम देख रहे होते हैं और उनकी दिन की बड़ी अहमियत होती है। आज अशफाक एक बड़ा इंपॉर्टेंट डे है और आज थोड़ी देर पहले हम बात भी कर रहे थे कि क़ुव्वत समात के हवाले से आज दिन मनाया जा रहा है और इसकी बड़ी अहमियत है, जिसका मकसद लोगों को इन दिनों का मकसद होता है कि आगाही ही देना। और ये कितनी अहम है और वो कौन सी ऐसी बीमारियां हैं हमारे कान को लाहिक हो सकती हैं, हमारी समात को लाहिक हो सकती हैं। जो आलमी इदारा सेहत है उसके मुताबिक इस वक्त दुनिया में तकरीबन 46 करोड़ 60 लाख अफराद किसी न किसी दर्जे की क़ुव्वत समात की कमी का शिकार हैं। मेरे ज़ाती नौइयत के भी इसमें मसाइल है ना।
अब जैसे मैं किसी मार्ट पे या किसी सुपर स्टोर पे शॉपिंग के लिए गया, वहाँ रेट नहीं लिखे होते। अच्छा, मैं अपने जहन में कल का रेट देख के जाता हूँ और उस रेट के मुताबिक पैसे देने की कोशिश करता हूँ, और जब वो मुझे बताते हैं कि ये नहीं, इतने 200 रुपये बढ़ गए, तो मेरी समात उस वक्त मुतासर हो जाती है, मैं सुन नहीं पाता। समात मुतासर। अच्छा ठीक, मैं यही सोच रही थी अशफाक कनेक्शन क्या बना रहे हैं, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कान की सफाई भी, मतलब कान साफ रखें तो किस तरह से करें, सही सुनाई देगा। तो इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ कंसल्टेंट ENT डॉक्टर शकील अख्तर अंसारी साहब स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। शकील साहब, बहुत शुक्रिया आप वक्त निकाल के यहाँ पर तशरीफ़ लाए। ये हमारे यहाँ वैसे जो सबसे बेसिक चीज़ है कि कान की सफाई कहा जाता है कि एक ज़रूरी अमर है, जिस तरह से सदफ ने भी फरमाया, लेकिन उसके अंदर पिन, कॉटन बड्स, हेयर पिन, तरह तरह की चीज़ें इस्तेमाल की जाती है। अब उसमें तसल्ली और सुकून तो बहुत मिलता है, जी जी, पर्सनल एक्सपीरियंस है, लेकिन नुकसानदेह होती है वो चीज़। बिल्कुल सही बात है, यकीनन नुकसानदेह होती है। वजह उसकी ये है कि एक बहुत मशहूर मक़ूला है हमारे उर्दू में भी, जिसमें कहा जाता है भाई जिसका काम उसी को साजे, ठीक है। तो जो काम जब करता है उसमें आप जिस तरीके से कोई इलेक्ट्रिशियन का काम है तो आप किसी प्लम्बर से नहीं कराते, इसी तरीके से फ़र्क सिर्फ ये होता है कि लोग घर में पुराने टोटके, पेन्स, जो भी कुछ हाथ में होती है उन चीज़ों से करते हैं। उससे ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह, क्योंकि कान जो है एक हसास उज़ू है बहुत ज़्यादा, और उससे काफ़ी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, और उस उज़ू को जब वो साफ़ कर रहे होते हैं तो बग़ैर देखे साफ़ कर रहे होते हैं। तो अनदेखे कोई चीज़ आप करें तो उसमें नुकसान का अंदेशा बहुत होता है। हाँ। तो ख़ास तौर पे ये पेन्स हैं, ज़ाहिर है कि शार्प चीज़ होती है और हसास उज़ू है, तो उसको करना बहुत ही गलत बात। तो यानी कि आप चाह रहे हैं कि कोई और देखे? नहीं, हम ये चाहते हैं कि एक तो ये है कि अल्लाह पाक ने कान के अंदर एक ख़ास मैकेनिज़्म रखा है जिससे कि मैल जो है वो रफ्ता रफ्ता खुद ही बाहर आता है, और ये अल्लाह पाक की नेमत है कि सिर्फ जिस्म के इस हिस्से के अंदर उसकी लैटरल मोबिलाइजेशन होती है, इससे कान बाहर आता है। अच्छा, तो अगर आप छोड़ दें तो कुछ अर्से के बाद आप देखें कि वो मैल बाहर आ रहा होता है, वो आप उसको बाहर से साफ़ कर सकते हैं ब्रश से। ओके। वक्त के साथ साथ वो जमा भी हो जाता है, कान बंद हो जाता है, तकलीफ़ भी होती है। उस सूरत में हम ये कहते हैं कि आप मुआलिज को दिखाइए, ठीक है। मुआलिज उसको अच्छी तरह से देखता है, उसकी ज़रूरत के मुताबिक लेता है। ज़रूरी नहीं है कि कान की बंदिश जो है वो सिर्फ मैल की वजह से। अच्छा सर, एक और चीज़ मैं जानना चाह रहा था कि देखें आजकल एक तो कितने डेसिबल सुनना हमारे लिए एक नुकसानदेह नहीं है, क्योंकि आजकल बहुत तरह के शोर हैं। मोटरसाइकिल का शोर, ये भी जहाज़ ऊपर से गुजर गया, कोई प्रेशर हॉर्न है, म्यूज़िक जो हम सुनते रहते हैं। अच्छा, पहले हेडफोन्स होते थे, अब जो है वो ईयरबड्स और एयर प्लग्स होते हैं। फिर ये अब हमारा जो काम है उसके अंदर ये IFB, तो ये इम्पैक्ट इनका पड़ता है हमारे कानों पर? देखिए, इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है, और आजकल जो हमारे पास एक नॉइज़ का लेवल आता है, ठीक है, उसकी कोई तसव्वुर नहीं है कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। जिसकी एक बहुत आम सी मिसाल ये है कि हम हेडफोन्स यूज़ करते हैं, जी जी, वॉल्यूम हमारे मोबाइल्स का या ऑडियोलॉजिकल सिस्टम का वही होता है। हाँ, तो हम अब वो आवाज़ जो है वो बहुत तेज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। कान के अंदर बहुत हसास खुलियात होते हैं जो कि मुख्तलिफ़ किस्म की शिद्दत जो होती है समाअत की या आवाज़ की, उससे मुताल्लिक़ होते हैं। तो अगर हम उनको एक्सपोज करते हैं किसी ज़्यादा आवाज़ से तो वो डैमेज हो जाते हैं, जिसको हरफ आम में हम नॉइज़ इंड्यूस्ड डेफनेस कहते हैं। तो वो एक अगर नहीं हो रहा है तो हम उसको ज़बरदस्ती डाल रहे हैं। तो इसको बहुत ज़्यादा इसके ऊपर ख्याल रखना चाहिए लोगों को। अगर आपको यूज़ करना ही है तो कम से कम उसका वॉल्यूम इंतहाई कम रखें। आपके जो मोबाइल्स हैं उसमें ऐसी ऐप्स आ गई हैं जो बताती हैं कि कितने DB रखना है, और 85 DB आई गेस स्टैंडर्ड है, उससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। लेकिन ज़ाहिर है लोगों को शौक होता है लाउड म्यूज़िक सुनने का। लेकिन वही बात जो अशफाक थोड़ी देर पहले कह रहे थे, कान में अक्सर पेन का इस्तेमाल कर लेते हैं और ये आदतन होता है। फिर अक्सर शावर लेते हुए पानी चला जाता है लोगों के। तो इन चीज़ों में एहतियात कैसे करें? दूसरे एक तो एथिक्स होने चाहिए। और सर, इस बार थीम क्या है? ये जो दिन मनाया जा रहा है, तो इस बार थीम क्या है सवाल है? ये जो तमाम बातें आपने कही ना, हम इसको कहते हैं कि लोगों को अवेयरनेस नहीं है, ठीक है। इसी चीज़ों को लोगों को बताने के लिए अवेयरनेस डे मनाया जाता है, जिसमें से एक हमारे से मुताल्लिक़ जो है वो समाअत का दिन है। इन में तमाम वो बातें बताई जाती हैं कि आप जो है वो कान को एहतियात किस तरह से करें, पानी से किस तरह से बचाएं, पेन्स या दूसरी चीज़ें इस्तेमाल ना करें। ये बिल्कुल एक तरीक़े की एडिक्शन होती है
जो लोग पेन्स या चीज़ें होती और हैं। सर कोई भी एक और चीज़ चीज़ है, वो तो चलें सर, ये आजकल जो है वो मुख्तलिफ एयर प्लग्स में, एयरबड्स में ये चीज़ें आ रही होती हैं, नॉइज़ कैंसिलेशन, एक्टिव नॉइज़ कैंसिलेशन, क्या ये चीज़ें फ़ायदेमंद रहती हैं अगर आपको यकीनन शोर से बचने के लिए? बिल्कुल यकीनन। जो देखिए, जो कान के खलियात के नुकसान का बाइस है वो आवाज़ की शिद्दत है। आवाज़ सही, तो हर वो चीज़ जो शिद्दत को रोकती है वो आपके लिए फ़ायदा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका। Thank you हमारे so साथ much. मौजूद थे डॉक्टर शकील अख्तर अंसारी साहब। बट आपसे गुफ्तगू रही, तो अपने कानों की हिफाजत कीजिए, और बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो अनसुनी कर दें तो ज़्यादा बेहतर है। ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। और जी एक बार फिर से आपका खैर मकदम है। वक्त हो चुका है 10:04। पाकिस्तान के मेयारी वक्त के मुताबिक, और मैं हूं आपके साथ, आपका जाना माना और पहचाना अशफाक इसाक सती। मेरे साथ मौजूद हैं सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा मारूफ सदफ अब्दुल जब्बार। यस, तो कैसी हैं आप सदफ? आप रोज मेरी जो है ना हाँ, फॉलोवर्स में पजीराई इजाफा करता कर देते हैं, रोज मेरे सोशल मैंने मीडिया कहा मेरे नहीं होते, आपके हो जाएं। चले मैं आपकी कुछ ट्वीट्स को रीट्वीट्स करूं, फिर आप मेरी ट्वीट को रीट्वीट्स करें, हम दोनों ऐसे अंजुमन सताइश बहमी ऐसा काम करते हैं। हाँ। और फिर कुछ हमारे फॉलोअर्स में इजाफा भी होगा। यहाँ पे जनाब अशफाक का अब 10 बज चुके हैं, चाय भी हमारे आगे सामने आ गई है, पानी भी मज़े से हम पी रहे हैं, गर्मी आ गई है तो पानी ज़रूर पिए जनाब, और इससे बहुत सारे मसाइल जो हैं वो आपके हल हो जाते हैं। और बात यहाँ पे हाँ सदफ, मैं ये कह रहा था कि गर्मियाँ आ गई ना, तो अब ये हशरातुल अर्ज़ की आमद दोबारा से शुरू हो गई। मच्छर बहुत ज़्यादा हो गए हैं भाई, एहतियात करें, ठीक है। और कीड़े मकोड़े जो बाकी हैं वो भी आना शुरू हो गए हैं, छिपकलियाँ, उनकी आमद बहुत हो गई है। कहाँ से निकल आती है गर्मी आती? ये मेरे ख्याल में सदफ, मुझे पता है क्या लगता है ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये जब हम पढ़ रहे होते थे, बायोलॉजी पढ़ रहे होते थे, उस वक्त हमने ये देखा था कि हाइबरनेशन होती है इनकी। मेरे ख्याल में ये जो मेंढक वगैरह होते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा तजुर्बात उन पे हम लोग किया करते थे, तो वो हाइबरनेशन में चले जाते हैं और उसके बाद फिर हाइबरनेशन से वापस आते हैं और हमारी सीनों पर मूंग दलते हैं। छिपकली सोच के थोड़ी सी आपको ना बड़ी झुरझुरी आती है, और बड़ी भाई मुझे तो बड़ा डर लगता है, टू बी वेरी फ्रैंक। अशफाक का मुझे नहीं मालूम कि अशफाक को किससे ज्यादा डर मारना पड़ता है। अब आपको मार सीने पे लेते पत्थर रख के ओए क्या किस चीज से मारते हैं? डिपेंड, अब तो स्प्रेज भी अच्छे आ गए हैं, चप्पलें हैं, ये झाड़ू खींच के छिपकली के निशान का चप्पल जब घूमती घूमती जाए ना, यूं करते करते फिल्मी सीन, और जाके उसको लगे मार लेते हैं यार, धाक आवाज है उसके ऊपर, तो पाँव रखना होता है और फिर दोबारा नहीं नजर आता। अब क्या बात कर रहे हैं इस शख्स को, यानी कि वो कॉकरोच जो कि न्यूक्लियर फॉल आउट बर्दाश्त कर सकता है, वो हमारी चप्पल की चिपक बर्दाश्त नहीं कर सकता। ओह माय गॉड। चल टॉप स्टोरीज की जाने बढ़ते हैं, मूड सही करते हैं। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की हुकूमत पर तनकीद, कहते हैं पीडीएम हुकूमत में रुपए का कत्लेआम जारी है, अवाम हुकूमत की तब्दीली की भारी कीमत चुका रहे हैं। दहशतगर्दी में नॉन ट्रांसफर गाड़ियों के इस्तेमाल का मामला, सिंध हुकूमत की गाड़ियां असल मालिकान के नाम ट्रांसफर करने की मुहिम में शहरियों की अदम दिलचस्पी बाइस तशवीश है। और पाकिस्तान में भी खवातीन हर शोबे में अपनी सलाहियतों को मनवा रही हैं। लाहौर हाईकोर्ट बार के इलेक्शन में सेक्रेटरी मुंतखब होने वाली पहली खातून सबाहत रिजवी ने 4310 वोट हासिल किए। अच्छा जी, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब की जानिब से कहा गया है, एक ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि 11 माह की पीडीएम की हुकूमत में रुपए का कत्लेआम जारी है। भाई इसमें कोई शुबा नहीं है, आप यकीन कीजिए कि दिल खून के आंसू होता है। कोई भी चीज़ आप लेने के लिए जाएं जिसका ताल्लुक डॉलर से हो, अब वो चीज़ों के नर्ख में इतना इजाफा हो गया है कि आप सोच नहीं सकते। भले गाड़ियाँ हों, आप गाड़ियाँ जो हैं वो किस हद तक महंगी हो गई हैं, आप मोटरसाइकिलें देख लें कितनी महंगी हो गई हैं। फिर उसके बाद छोटी छोटी डिवाइसेस, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हमारे पाकिस्तान में खुद तो नहीं बनती, मोबाइल फ़ोन्स देख लें उनकी कीमतें कहाँ तक पहुँच गई हैं, और भी जितनी चीज़ें हैं जो आपके ज़हन में हमें कहा जाता था कि हम खुद कफील हैं, हमें कहता था हम ज़राई मुल्क हैं,
हमें तो गंदम बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ती है, दालें बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ रही है, तो ये हम पता नहीं क्या हमें बताया जो हमारी फूड सिक्योरिटी होती थी सामने आ रहा है। अच्छा जी, वो अब इनसिक्योरिटी में तब्दील हो गई। खान साहब ये भी फरमाते हैं जनाब के पाकिस्तान के अवाम जो ये कीमत चुका रहे हैं महंगाई की सूरत में, ये हुकूमत जो तब्दील हुई यानी उनकी हुकूमत हटा के जो दूसरी हुकूमत आई है उसकी वजह से है। फिर वो ये कहते हैं जनाब के जो 75 साल तारीख है महंगाई की वो बुलंद तरीन शरह पर इस वक्त पहुंच गया यानी 31.5% पर। अच्छा, प्रिसाइसली ये इससे ज्यादा ही होगा। हाँ। क्योंकि देखें हमारे यहाँ एक होती है डायरेक्ट महंगाई, एक होती है इनडायरेक्ट महंगाई, यानी कि जब प्राइस कंट्रोल कोई ना हो तो फिर सीपीआई को मेजर करने के जो फार्मूले होते हैं ये दायरा शुमारियात की जानिब से बड़ा सिंपल सा मैकेनिज्म होता है जी। जाते हैं गुड्स की एक बास्केट लेके उसके अंदर देखते हैं कि पिछले महीने क्या रेट थे, इस महीने क्या रेट हैं, तो उससे उनको आइडिया हो जाता है। लेकिन अब थोड़ा सा डिजिटल भी काम हो गया तो आई एम श्योर कि थोड़ा सा ये फ्लॉड नहीं होगा। अलग अलग ही प्राइस होते हैं, सब ने अपने हिसाब से प्राइस किए। खैर खान साहब ये भी कहते हैं जनाब के इसका एक हल भी बताते हैं। वो हल क्या है? वो कहते हैं जनाब इलेक्शन करा दें। हाँ। अवाम के मैंडेट से जो हुकूमत आएगी उसमें ये सख्त भी होगी और अवाम फिर उनके फैसलों को कहते हैं ना सरे तस्लीम हम भी करेंगे कि कहते हैं हम मुंतखब करके लाएं तो जनाब ये फैसले कर रहे हैं, ठीक फैसले कर रहे होंगे। अच्छा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में जो इलेक्शन होने हैं उसकी डेट के हवाले से मामला अब आगे बढ़ रहे हैं। मुशावरत का आत्मी फैसला हो गया है। अशफाक और इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि इंतखाबात के लिए अप्रैल का दूसरा हफ्ता मौजू रहेगा। इलेक्शन के लिए 30 अरब रुपए दरकार होंगे जिसका बड़ा फड्डा पड़ा हुआ था। सिक्योरिटी के लिए वजारत दाखिला फंड्स के लिए वजारत खजाना से राब्ते किए। और जाहिर है कि आर्टिकल 190 के तहत तमाम इदारे सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद के पाबंद हैं और आर्टिकल 220 के तहत सब लोग इंतखाबी अमल में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन की मुआवनत करने के पाबंद हैं या इन्हें पाकिस्तान में दर्ज है। तो इस बारे में बात कर लेते हैं। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद खावर घुमन हमारे साथ मौजूद हैं। खावर घुमन साहब, वैसे तो कहा जाता है कि जो गरीब तबका है बहुत ज़्यादा मुतासिर होता है, लेकिन अब सिलसिला ये है कि जिस तरीके से रोज़ बरोज़ मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, हम कहते थे कि 50,000 से कम वाले के लिए सर्वाइवल मुमकिन है, अब हमारे लिए सीधा बैठना मुमकिन नहीं रहा। इस हद तक महंगाई हो गई, इस हद तक महंगाई ने हमारी कमर को मुतासिर कर दिया है। आप अग्री करते हैं इससे? जी देखिए, यहाँ तक महंगाई का ताल्लुक है, आप इस चीज़ का पता लगाने के लिए वो आपको किसी मशत दान की जरूरत नहीं है कि मुल्क के अंदर कितनी महंगाई है। कोई अदालत शुमार समझने की कोई जरूरत नहीं है। आप घर से बाहर निकलें, आपको 2-4 बंदे खुद ही आपके पास आ जाएंगे और आपको बताएंगे कि मुल्क के अंदर इस वक्त नहीं। और खावर भाई कुछ खरीदने चले जाएं तो खुद आपकी होश ठिकाने आ जाएंगे। आपका ड्राइवर, आपका माली, आपके घर में मेड, वो सब आपको यही बता रहे होते हैं। मतलब ये तो अब ये ना सिर्फ घर घर की कहानी है, पाकिस्तान में हर फर्द की यही कहानी है। ये कोई गरीब आदमी है, किसी का ताल्लुक मतवस्त तबके से है, कोई भी है, वो इतने ज्यादा अब जो अखराजात बढ़ गए हैं वो कि अब समझ नहीं आ रही कि गुजारा कैसे होना है। रात को भी हमारी शबर जैदी साहब से बात हो रही थी। अच्छा। अब देखें, इंटरेस्ट रेट आपने कल बढ़ा दिए, जो है 3% वो कर दिया, उससे जो है मुल्क के अंदर बेरोजगारी का एक तूफान आएगा। जाहिर है आपको कौन जो है कारोबार करने वाला जो को पैसा लेगा कहीं से, इन्वेस्टमेंट कहीं से मांगेगा और उसके ऊपर फिर कितना उसमें से वो कमाएगा कि वो 20% पहले उसका इंटरेस्ट देगा और उसके बाद उसमें से मुनाफा लेगा। सारी चीजें बड़ी, ये तो ऐसी चीजें अमेरिका और यूके के अंदर 1-8% उन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ाए थे और वहां पे तूफान आ गया था कि ऐसा मुमकिन नहीं है। अच्छा, अब दूसरी बात यह है कि देखें, मुल्कों के अंदर जो है मुश्किल हालात आ जाते हैं, ये इंसानी तारीख का हिस्सा है, लेकिन वहाँ पे जो मुल्क हैं, वहाँ पे जो गवर्नमेंट्स हैं वो निकल जाते हैं। निकल किस तरह जाते हैं कि वहाँ पे जो लेजिटिमेसी है हुक्मरानों की, उनके ऊपर कुछ सवालात नहीं होते और जो भी उन्होंने अच्छे बुरे फैसले करने होते हैं अवाम उनके साथ है। अब पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सबसे बड़ा मसला इस वक्त यह है, 2 हुकूमतें 2 सूबों पे ऑलरेडी आपके सामने तहलील शुदा हैं। मैं बार बार अपने प्रोग्राम में और जहाँ कहीं जिस तरह आप अपने प्रोग्राम में मुझे इनवाइट कर रहे हैं तो मैं वहाँ पे सबको ये बात कहता हूँ कि आईने पाकिस्तान जरूर पढ़े। आईने पाकिस्तान का आर्टिकल 7 जो है वो जरूर पढ़े। वो हमें अपने लोगों को बताने की जरूरत है। आर्टिकल 7 ये कहता है कि रियासत पाकिस्तान की जो तारीफ है वो ये है कि रियासत पाकिस्तान जो मुश्तमल है पार्लियामान के ऊपर, पार्लियामान से ही हुकूमत बनती है और जो है इसी तरह प्रोविंशियल असेंबली है और प्रोविंशियल असेंबली से पार्लियामान के नुमाइंदों को अवाम चुनते हैं। तो जाहिर है अल्लाह ताला की हाकमियत के बाद हमारा आईन है पाकिस्तान इस मुल्क के अवाम को एग्जैक्टली हमारा जो इस वक्त बुनियादी निजाम है वो हम उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। अच्छा खाबर, ये जरा बताएं, अदालती फैसले के बाद
अब पंजाब और केपी में इंतखाबात के लिए कितना साजगार माहौल है। और मैं इसके साथ एक चीज़ और जोड़ रही हूँ, एहसन इकबाल ने ट्वीट किया, जो कल सारा हमने माशी सूरत हाल देखी और रुपए डॉलर का मामला सारा देखा, वो ये कहते हैं जनाब ये फैसले के बाद देखें, ये बेयकीनी की वजह से डॉलर यहाँ चला गया, ये हालात हो गए। सो अब आपको कुछ माहौल साजगार दिख रहा है अदालती फैसले के बाद इंतखाबात के लिए? देखिए जी, माहौल तो आपको साजगार हो या ना हो, आईने पाकिस्तान के तहत ही तमाम लोग जो है उनको इख्तियारात है। इस वक्त जो एहसन इकबाल साहब अगर पाकिस्तान की हुकूमत का हिस्सा है, फेडरल मिनिस्टर हैं, तो आइन के तहत ही उनके पास इख्तियार है ना। उसी आइन ने इख्तियार दिया इमरान खान को कि अगर आप मुल्क के अंदर इलेक्शन चाह रहे हैं, जिस सूबे के अंदर आपकी हुकूमत है, तो आप असेंबली तोड़ दें। आइन बड़ा वाज़ेह है। तो आइन कोई अगर आपने फॉलो करना है तो फिर आइन के ऊपर आप इस तरह की जो है ना इस तरह। अच्छा, लेकिन खाबर भाई अब मुझे ये जरा समझाइएगा कि इस वक्त फेडरल कैपिटल में हो क्या रहा है? इस वक्त तैयारियां क्या चल रही हैं? सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हंगामी तौर पर सब लोग वाक़तन तैयार हैं कि जी अब हमने इलेक्शन कराने, अब हमारे पास कोई रास्ता, कोई राह रह नहीं गई इस फैसले के बाद निकलने की, क्योंकि दो आर्टिकल्स आड़े आ जाते हैं, एक 190 और दूसरा 220। एक इलेक्शन कमीशन की मावनत का कहता है, दूसरा सुप्रीम कोर्ट की सपोर्ट का। अब कुछ रह गया रास्ता उनके पास? बिल्कुल अब कोई रुकावट नहीं है। कल आपने देखा कि पेशावर हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट से भी ये फैसले आ गए कि जनाब आला चूंकि फैसला हो गया इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, लिहाजा ये द इशू स्टैंड रिजॉल्व एज फार एज जो है डेट्स की अनाउंसमेंट का ताल्लुक है। तो अब 2 दिन से जो यहाँ का इलेक्शन कमीशन के अंदर भी मीटिंग्स हो रही हैं और सारी तैयारियां हो रही हैं। मेरे ख्याल में आज खतूत लिख दिए जाएंगे गवर्नर केपी और सदर मुमलकत को भी। अच्छा। जो मतवक्के डेट्स हैं, जो तारीखें जो वर्कआउट की गई हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से, तो आपकी बात बिल्कुल सही है। यही कोई अप्रैल 2nd वीक के हवाले से कोई तारीख का तयन हो रहा है। अगर थोड़ा बहुत आगे भी होना है, अगर किसी का ये ख्याल है कि ईद के फौरन बाद कर ले, रमजान निकाल के, तो वो भी उसके अंदर जो है सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, वहाँ पे ये बात रखी गई है कि अगर जो है ये बात अगर तय करनी है फॉर एग्जांपल केपी और पंजाब में, तो ये पेशावर से तय की जा सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अंदर ये रिलैक्सेशन दी गई है। लिहाजा इलेक्शन से अब कोई भागना नहीं है। अब एक जो अहम फैसला होना है जिसके ऊपर अब सबकी नजरें हैं कि क्या पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो है, खासतौर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, वो इलेक्शन सिर्फ 2 सूबों के अंदर ही होता हुआ देखना चाहेगी या फिर पूरे मुल्क के अंदर वो ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। ये देखते हैं क्या होगा। बहुत शुक्रिया खावर गुमन साहब, और हमें अपनी वो तज्जिया दे रहे थे, राय दे रहे थे क्या हो रहा है दारुल हुकूमत में और क्या इस वक्त सारी होता है। अशफाक, आप याद है कराची में केपीयू पर अटैक हमला हुआ था, तो और उसके साथ ही पता चला था कि गाड़ी का एक इंकशाफ हुआ था और गाड़ी मुख्तलिफ लोगों के पास थी। वो जो फर्स्ट जिसके पास ओनर था उसको पकड़ा गया क्योंकि गाड़ी उसके नाम पर रजिस्टर्ड थी। वो कहता है मैंने तो बेच दी थी, मुझे नहीं मालूम शोरूम से आगे वो कहाँ गई। तो पता ही चला कि जी वो नॉन ट्रांसफर्ड गाड़ियाँ थी, रजिस्टर्ड गाड़ियाँ नहीं थी। असल में होता ये है कि इसमें चक्कर ये है कि जब गाड़ी आप बेचने के लिए जाते हैं तो उसके अंदर लोगों की एक साइकोलॉजी है। वो क्या कहते हैं कि जी एक गाड़ी पहले कितने मालिकान के पास थी, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर होता ये है कि आपने मुझसे ख़रीदी, उसके बाद हमारा एग्रीमेंट हुआ, आप उसके बाद ऑफिस में गए जो सिविक सेंटर, वहाँ पर जाके गाड़ी अपने अपने नाम करा ली। दूसरी सूरत में क्या होता है कि हमारे पास एक ओपन लेटर होता है जो सेल डीड होती है। उसके ऊपर होता ये है कि फ़र्ज़ करें मैंने आपसे ख़रीदी, मैं उसके बाद गाड़ी चलाया जा रहा हूँ, अपने नाम पर नहीं करवा रहा, गवर्नमेंट के पेपर्स में वो गाड़ी आपके नाम पर है। अब मैं जब किसी तीसरे फरीक को गाड़ी बेचता हूँ तो वो गाड़ी डायरेक्टली आपके नाम से उस फरीक के नाम पे ट्रांसफर हो रही है, मैं बीच में से निकल गया। उससे फिर लोग कहते हैं कि अच्छा ये गाड़ी, इसका मतलब है चली कम है या एक ही हाथ में रही है तो उसकी मेंटेनेंस सही रही है, और दूसरा लोग हैसल से भी बचते हैं। इस वजह से ये एक गैर कानूनी अमल के मुर्तकब हो रहे हो। यानी तो फिर हम कहें कि सिंध हुकूमत देर आए दुरुस्त आए। कराची में जो दहशतगर्दी के वाकयात है उसमें जो नॉन ट्रांसफर्ड गाड़ियों के इस्तेमाल के बाद सिंध हुकूमत अब हरकत में आ गई है और गाड़ियां अपने नाम ट्रांसफर कराने की, लेकिन अवाम उसको सीरियस नहीं ले रहे। लेकिन इस मुहिम को कोई अहमियत नहीं दे रहा, इसमें कोई दिलचस्पी क्यों नहीं ले रहा। कराची की सड़कों पर अब भी ऐसी गाड़ियां हैं जिसके मालिकान अपने नाम पर नहीं ट्रांसफर करवा रहे। नजीर शाह की रिपोर्ट है बड़ी डिटेल, वो देख लेते हैं। भरने के बजाय अगर कवानीन पर अमल दरामद करें तो उनका कीमती वक्त और पैसा दोनों बचाया जा सकता है, लेकिन अफसोस ऐसा होता नजर नहीं आता। कैमरामैन मोहम्मद जीशान के साथ नजीर शाह, ARY न्यूज़ कराची। बड़ी अच्छी जी रिपोर्ट है नजीर शाह की। और एक चीज़ ये है कि इसमें डीलर्स का किरदार भी, क्योंकि डीलर्स ये क्या करते हैं, आपने गाड़ी बेचनी है, आपको कहेंगे कि भाई ये गाड़ी हम आपसे ले रहे हैं, हम अपने शोरूम पे रख रहे हैं, इसको थोड़ा सा हम
साफ सुथरा करके, नीट क्लीन करके आपने लेट से बताया कि ये गाड़ी जो है, ये गाड़ी, ये ग्लास नहीं गाड़ी है, इसकी मालियत है 20 लाख, मैंने 20 लाख में बेचनी है। अब वो क्या करेंगे कि कहेंगे कि हम इसको भले 21 में बेचें, 24 में बेचें, 23 में बेचें, आपको 20 लाख मिल जाएंगे, लेकिन वो अपने नाम पे ट्रांसफर नहीं कराएंगे। अब की कौन सी गाड़ी मिल रही है अशफाक? मैं 20 लाख पे फंस गई यहाँ पर। मैं कौन सी गाड़ी मिल रही है? कंपनी है उसकी, छोटी सी गाड़ी है, वो मैं आपको दिलवा दूंगा उसके अंदर, मिसाल दे रहा हूँ, लेट्स से। अच्छा जी, अब हम आपको थोड़ा सा एक टैलेंटेड शख्स तो यहाँ पर बैठा हुआ है, लेकिन हमारे शो में होता ही है कि बाकी भी बहुत से टैलेंटेड लोगों से हम आपको मिलवाने का फरीज़ा अंजाम देते हैं। मैं तो अब बताने की जरूरत बैठे हुए हैं, हाँ, तो वो अशफाक अपनी एक अशफाक सत्ती है और एक हमारे मेहमान भी हैं, अशफाक इसहाक सत्ती। आप भी अपनी खुसूसी तौर पर आपने कहा एक बैठा है, तो अब ये अशफाक है कि सत्ती है कि इसहाक है? अच्छा, मेरे वाले साहब भी टैलेंटेड थे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। वो जरूर टैलेंटेड हैं। हाँ, तो ये है कि एक शाहकार इस दुनिया में लेके आए मेरी सूरत में, क्या बात है जी। अच्छा जी, तो टैलेंटेड लोगों से सिलसिला शुरू हुआ था कि हम उनसे मिलवाते रहते हैं, तो हमारे पास एक ऐसी टैलेंटेड खातून मौजूद हैं जो कि मुसव्विरा हैं, और जाहिर है कि और वाटर कलर या फिर पेंसिल वगैरह से नहीं बल्कि सिक्कों से फन पारे बनाने की माहिर हैं। उनका नाम भी बड़ा मुनफरद है, शायरा आरिज़ उनका नाम है, और सिक्के जमा करके कैनवस पर इंतहाई खूबसूरती के साथ वो फन पारे तख्लीक करती हैं, और उसमें आप सोचें कि सिक्के भी बड़े खर्च होते होंगे। और तख्लीक ही नहीं करती, उसके ज़रिए मैसेज भी देती हैं, पैगाम भी देती हैं। तो हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं शायरा आरिज़ साहिबा, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। और माशाल्लाह, मतलब ये फ़र्स्ट टाइम हम ऐसा कोई फ़न की बात कर रहे हैं जहाँ पे हमने देखा है, तो ये कैसे ख्याल आया और इससे क्या क्या आप बना लेती हैं, किस तरह जी प्रोजेक्ट करती हैं? मैं माशाल्लाह से मेरी कोशिश होती है कि कुछ न्यू होना चाहिए हर दफ़ा। तो मेरे हस्बैंड को कलेक्ट करने का बहुत ज़्यादा शौक़ था, सिक्के, हाँ बिल्कुल, कॉइन्स कलेक्टिंग करते थे। तो उनको देख के फिर मुझे ये ख्याल आया कि इससे भी कुछ ना कुछ क्रिएट किया जा सकता है। तो मैंने फिर उसको कोशिश की कि उसको किस तरह से मैनेज करना चाहिए। तो फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मेरे पास ये काफ़ी टाइम लगता है, तो वो 6 मंथ में मैंने ये सारे कॉइन्स कलेक्ट किए और उनको कैनवस पे ये जरा एक्सप्लेन कीजिएगा। जी जी, मिसाल के तौर पे हम कुछ आपके फनपारे दिखा भी रहे हैं, तो उनके अंदर क्या मैसेज, क्या आप उससे जी देखिए, मैसेज ये है अगर हम दिखा सकें। हाँ जी, ये मिसाल के तौर पे ये एक लेबर दिखाया है, और लेबर जैसे बाहर मुल्क में रहने वाले लोग होते हैं वो लेबरी करते हैं, उनका ज़्यादातर पैसा देखा जाता है, उनकी मेहनत नहीं नज़र आती। तो वो जिस तरह से मेहनत मुशक्क़त करके कर रहे होते हैं ना, वो किसी को नज़र नहीं आती। और एक चीज़ ये भी होती है शायरा कि वो करते ये हैं कि वो हर रोज़ रात को सोने से पहले जो उनके पास उस करेंसी में पैसे जमा होते हैं उनको पाकिस्तानी रुपए में अपने जहन में कन्वर्ट करके देखते हैं कि आज हमने कितने कमाए और कितने बचाए। बिल्कुल बिल्कुल, तो जी, ये बड़ा एक हसास एक बिल्कुल। तो वो चीज़ मैंने इसमें दिखाने की कोशिश की है कि थोड़ा लोगों को इस चीज़ का अंदाज़ा। ये जो है जिसमें हाथ बना हुआ है जी, ये इसमें हर ममालिक के कॉइन्स मैंने यूज़ किए हैं। तो इसका मैसेज ये है कि अगर आप इस सारे मुल्क अगर एक जगह हो जाएं तो बहुत कामयाब होंगे, बहुत कामयाबी हासिल कर सकते हैं। हर ममालिक में अगर लोग एक होके रहें, इत्तेहाद के साथ रहें, यकजहती के साथ रहें, तो वो बहुत कामयाब होंगे। तो मैंने वही चीज़ मैसेज देने की कोशिश की है आपने यहाँ पे। बिल्कुल। अच्छा, तो आपको ये एक, जैसे लेट्स सपोज आपकी ये वाली पेंटिंग है, कितना आपको टाइम लगा इसको बनाने में, कितना टाइम लगा? इसके जो कॉइन्स मैंने जो कलेक्ट किए इसके, तो उसके लिए थोड़ा टाइम लगा, क्योंकि हर चीज़ मेरे हस्बैंड के कंसेप्चुअलाइज करती हैं। बिल्कुल किस तरह? जी 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 बिल्कुल। उसको पहले मैं, हाँ बिल्कुल, वो उसको एक माइंड में तैयार करना कि उसको किस तरह से हमें मुझे डिस्क्राइब करना है, किस तरह से करना है, तो फिर उसको कलेक्ट करना, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो 6 मंथ में माशाल्लाह ये तैयार हुई। सबसे ज़्यादा कौन से मुल्क की करेंसी आपने यूज़ की है इसमें? सबसे ज़्यादा इसमें पाकिस्तान की है। अच्छा। और उसके अलावा इंडिया की है, अमेरिका की है। तो काफ़ी सारे ममालिक हैं, जर्मनी, इटली और भी बहुत से ममालिक। कुवैत की भी है, दुबई। कुवैत की जो करेंसी में किया वो आप मुझे गिफ्ट भी कर सकती हैं। अच्छा। वो ख़राब तो नहीं हो गए होंगे यूज़ होने के बाद? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यानी दिस इज़ वेरी कॉस्टली इन अदर वे? यस।
अच्छा, साथ में ये बताइएगा, अब इस फन को आप अगर चाहें कि लोग इंस्पिरेशन लें और दूसरे को मुंतकिल हो, तो वो आप उन्हें क्या टिप्स देंगी, या उनके लिए कैसे ये आप कहती हैं, आपके तो माशाल्लाह हस्बैंड उनका बहुत ट्रैवलिंग है, आना जाना है, तो आपको कलेक्शन करने में आसानी हो जाती है। बाकी लोग क्या करें अगर वो इस तरफ आना चाहें? बाकी लोग ये है कि अपनी मुल्क की करेंसी भी यूज़ कर सकते हैं, और आर्ट तो जाहिर सी बात है कि किसी तरह से भी बेमायने है। और हमारी तो करेंसी इतनी डी वैल्यू हो गई, अब 5 का सिक्का यूज़ कर लें आप, कहाँ इस्तेमाल करेंगे आप? नहीं, आर्ट की देखें अपनी एक वैल्यू होती है, उसके मैसेज की अपनी वैल्यू होती है कि वो उसमें क्या मैसेज दे रहा है, उसकी मैसेज की भी एक वैल्यू होती है। तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है, नहीं कोई चीज़ निकम्मी ज़माने में, बिल्कुल बुरा नहीं कोई कुदरत की कारखाने में। वाह वाह, मुझे शेर याद क्या बात है सदफ, क्या बात है। तो यानी कि आप उससे बड़ा खूबसूरत मैसेज दे सकते हैं, बिल्कुल उन सिक्कों के जरिए। जी, अगर आप मैसेज के ज़रिए कुछ अच्छा बोल सकते हैं, किसी तक पहुंचा सकते हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा तरीका है। चले, थैंक यू सो मच शायरा। और आप ये है कि आई होप कि आप उसके अंदर ज्वेलरी की तरफ भी जाएं, और फिर ज्वेलरी ऐसी जो कि पहनी जा सके, तो बड़ा वो भी अच्छा होगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। अच्छा जी, यहाँ पर एक अच्छी खबर, वो अच्छी खबर यह है कि इंटर बैंक में डॉलर 8 रुपए 37 पैसे सस्ता हो गया है, विच इज़ अ वेरी गुड न्यूज़ कि रुपया हमारा थोड़ा सा उड़ान भरने की कोशिश कर रहा है। तो अब ये है कि इंटर बैंक में डॉलर 276 रुपए 72 पैसे पर ट्रेड कर रहा है, ऐसा बताना है फॉरेक्स डीलर्स का। कल जो तबाही मची थी उसके बाद अब ये थोड़ा सा रिकवरी का गालिबन पीरियड था। अभी बड़ा इंटरेस्टिंग होगा अशफाक जानना कि इसकी वजह क्या है, और कल जो हुआ उसकी वजह क्या है। वो फ्री फ्लोटिंग मार्केट उसकी वजह थी, अब अल्लाह रहम करे कि इसकी वजह क्या है। लेकिन ये है कि मैं फ़िलहाल जो है वो अमल कर रहा हूँ, वो ये है कि आम खाने का पेड़ गिनना नहीं चाह रहा, क्योंकि हो सकता है उसके पीछे रीज़न कुछ ऐसा निकले कि जो सस्टेनेबल ना हो। लेकिन बहरहाल ओपन मार्केट में डॉलर इस वक्त भी 290 रुपए में फ़रोख्त किया जा रहा है, एंड दैट शोज़ द अनसर्टिनिटी। वैसे ओपन मार्केट में और जो आपकी इंटर बैंक में 2 से 3 रुपए का डिफरेंस हुआ करता था सदफ, लेकिन ये जो पीडीएम की गवर्नमेंट जिस दौरान आई और उसके बाद इसहाक डार साहब बिलखुसूस जब आए, उसके बाद हमने एक ग्रे मार्केट भी क्रिएट होती हुई देखी, जिसके अंदर 228 रुपए रेट इसहाक डार साहब की तरफ से रखा गया था और 260 से 270 रुपए में मिल रहा था। 3 मुख्तलिफ रेट चल रहे थे डॉलर के। चले जी, अब ये जो नून लीग है, वजीर खजाना जी, उनको अब बड़ी इससे एक कहते हैं ना, उन्हें ऑक्सीजन मिलेगी कि आज ये हो गया, वो उसका क्रेडिट लेने देखिएगा अशफाक ज़रूर आएंगे। लेकिन हम ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं इस अच्छी खबर के साथ। वापस आते हैं, और भी अच्छी खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे। वेलकम बैक वंस अगेन, और जल्दी से आपको लिए चलते हैं शिबली फराज, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, मीडिया और ओवरसीज वर्कर्स को उन्होंने रेमिटेंस अपनी कम कर दी हैं। जो अदाद शुमार हैं 16% रेमिटेंसेस कम हो गई हैं, क्योंकि जो ओवरसीज़ वोटर्स हैं वो इस बात पे सख्त नाराज़ हैं कि क्यों उनको जो एक वोट का हक दिया गया था उसको क्यों उनसे छीना गया है। बुनियादी तौर पे हमारी जंग, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जंग, यही है कि हम मुल्क के हर उस फ़र्द को जो कि इस मुल्क की तरक्की में, खुशहाली में अपना हिस्सा डालता है, उसको हम भी एक हक दें। उनके भी कुछ हुकूक हैं। वो लोग जो पाकिस्तान जाके और ज़र मुबादला माँ के मुल्क भेजते हैं, अब उन्होंने वो भेजना छोड़ दिया है, बहुत कम हो गए हैं। इसलिए हमारी ये जो बुनियादी जो हमारी जो पिटीशन का मकसद था वो ये था कि उनको वोट का हक दिया जाए। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इसी तरह हमेशा ड्रैग किया है कि वो नहीं चाहते थे, किस वजह से नहीं चाहते थे वो हमें नहीं मालूम, लेकिन ये देखा कि पायलट प्रोजेक्ट्स हो सकते थे इसको टेस्ट करने के लिए, लेकिन जब नीयत ही ना हो तो फिर जाहिर है कि काम आगे कैसे बढ़ेगा। अब जो लीगल साइड है उसको फैसल आपको बताएंगे। ये आरिफ चौधरी मेरा नाम। हाँ, आरिफ साहब। बुनियादी तौर पर मामला जो था, ये पिछली गवर्नमेंट ने, पीटीआई की जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने ये किया कि ये जो कई सालों से मुख्तसर कई सालों से ये जो मामला चल रहा था, इसको उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की रोशनी में इफ़ेक्टिव करने के लिए लफ्ज़ शेल कर दिया, कि जिसका मतलब ये था कि ये बाइंडिंग है इलेक्शन कमीशन पर कि वो पायलट प्रोजेक्ट्स करें, और ये राइट जो एग्जिस्ट करता है आर्टिकल 17 के तहत कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको इफ़ेक्टिव बनाने का मैकेनिज़्म तैयार किया जाए। और वो मैकेनिज़्म तैयार करने के लिए काम किया गया, लेकिन कोशिश ये थी, मौजूदा हुकूमत जो आई पहले दिन से ये चाहते थे कि इसको ये ख़त्म करें। इन्होंने वो जो अमेंडमेंट की थी, इन्होंने पीटीआई ने उसको फौरी तौर पर ख़त्म किया। सबसे पहला कदम ये उठाया कि उसे ख़त्म किया, और उसका नतीजा ये हुआ कि वही सेक्शन 94 जो था इलेक्शन एक्ट का,
उस पर वापस चले गए। अब वो मामला बिना के काम हो सके, अब इसको उन्होंने उसी सतह पे ला के खड़ा कर दिया। तो हमने पिटीशन जो दायर की थी वो इसी मकसद के लिए पिटीशन है, और मैं समझता हूँ कि इसमें जवाब उन्होंने जो अब दाखिल करने हैं, साहब नादरा ने जवाब दिया है, और फिर इलेक्शन कमीशन जो है वो भी जवाब दाखिल करेगा। आइंदा उम्मीद ये है कि ये काम इफेक्टिवली होने के लिए सुप्रीम कोर्ट इफेक्टिव ऑर्डर पास कर दे। शेख साहब क्या कहेंगे, जिस रफ्तार से इलेक्शन कमीशन काम कर, आपको लगता है कि अगले 1 साल में या 6 महीने में ये सारा सिस्टम कंप्लीट? देखिए, शिबली ने तफसीली बातचीत कर दी है, लीगल साइड ने भी कर दी है। उन्होंने अभी तक कोई पायलट प्रोजेक्ट भी शुरू नहीं किया, लेकिन मुझे उम्मीद है कि जो फैसला 3 रुकनी बेंच ने दिया है, जो कि सारी सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, जिसकी गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, मुझे पूरी उम्मीद है जो भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले की जनरल इलेक्शन 2 सूबों में हुक्म अदूली करेगा, वो सुप्रीम कोर्ट की तस्दीक करेगा और अदालत के कटहरे में खड़ा होगा। गरीब मर रहा है, गरीब ज़बा खाने में है, और ये इक़्तिदार के मस्ती के मैखाने में है। गरीब इनको ऐसा सबक सिखाएंगे, इलेक्शन होंगे, इलेक्शन होके रहेंगे। दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान में इन आने वाले इलेक्शंस को नहीं रोक सकती। शेख साहब ये बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि गवर्नर केपी ने जो है वो आइन की खिलाफ वर्जी की तारीख का ऐलान नहीं करके, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और आप जो है गवर्नर के खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे? देखें, ये बड़ा सुप्रीम कोर्ट ने कान के पास से मारी है ये जो रूलिंग है गवर्नर KPK के। अब गवर्नर KPK अलवी साहब को मिला है, शिबली अलवी साहब से जाके पूछ सकते हैं कि उसने क्या बात की है। लेकिन गवर्नर और पंजाब में और KPK में इलेक्शन होने जा रहे हैं, उम्मीदवार मैदानों में निकल आ रहे हैं, पार्टियां टिकट जो हैं अपने तकसीम करने की मीटिंग्स कर रही हैं, और मुझे पूरा यकीन है कि जो ये महंगाई का तूफ़ान और समंदर और 300 रुपये का जो कम व बेश 300 रुपये का डॉलर हुआ है, ना फंडिंग है, ना डॉलर है, ना पेट्रोल है, शरह सूद बढ़ाई है, ये सारी आवाम के जो ज़बा खाने में डाला है, ये इंशाल्लाह वोट पे लोग इंतकाम लेंगे और इमरान खान को वोट डालेंगे। थैंक यू। चलें जी, गुफ्तगू कर रहे थे शेख रशीद साहब, शिबली फराज साहब, और वही कहते हैं इंतखाबात होंगे, कोई ताकत इंतखाबात को नहीं रोक सकती। जी, तो चलें, लेट्स होप सो कि ऐसे ही हो, क्योंकि जो भी हो आइन और कानून के मुताबिक, और आइनी लिहाज से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी ये फैसला दे चुकी है। अच्छा जी, पाकिस्तान में आजकल ख़वातीन हर शोबे में अपनी सलाहियतों को मनवा रही हैं और कामयाबी के झंडे भी गाड़ रही हैं। मिसाल यहाँ पर भी मौजूद है, और भी हमारी जो माशाल्लाह ख़वातीन हैं जो मुख्तलिफ शोबाजात में, ना सिर्फ ये कि एंकरिंग में, होस्टिंग में, बल्कि डेस्क पे से हट के भी जो फ़राइज़ अंजाम दे रही हैं, सिर्फ हमारे चैनल की हद तक, उससे हट के भी हर शोबे में, डॉक्टर्स आप देख लें या और भी कितने शोबाजात हैं, पुलिस में वो काम कर रही हैं। अच्छा, ऐसी ही खातून का हम तस्करा करने जा रहे हैं जिनका नाम है सबाहत रिजवी, और वो लाहौर हाई कोर्ट बार के इलेक्शन में सेक्रेटरी मुंतखब होने वाली पहली खातून हैं, ठीक है। और उन्होंने 4310 वोट हासिल करके 2 हरीफ उम्मीदवारों को शिकस्त दी। और आप ये देखें कि आमतौर पर यही समझा जाता है कि ये ओहदा बहुत बड़ी जिम्मेदारी का है, लेकिन इसलिए ख़वातीन का नहीं, लेकिन सबाहत रिजवी ने ये चेंज किया। अच्छा, मैं हैरान होता हूँ कि हमारा मुल्क, जिसमें बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को पाकिस्तान की और मुस्लिम दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म होने का एजाज़ हासिल है, फ़ातिमा जिन्ना साहिबा का जो सियासी करियर था, जिस तरीके से उन्होंने कायदे आज़म को सपोर्ट किया, वो सबके सामने था। फिर डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा मुस्लिम दुनिया की और पहली जो है वो स्पीकर जब बनी थी, उसके बाद से फिर जनाब निगार सर्जन जनरल जब पाकिस्तान बनी, तो मतलब आप अंदाज़ा कीजिए कि वी हैव अ हिस्ट्री। अब ये है कि पुलिस के शोबे में भी आला ओहदों पर तैनातियाँ होती है, तो ये कोई हैरानी की बात नहीं है और नहीं होनी चाहिए कि अगर एक खातून लाहौर बार की सेक्रेटरी बनी है, बिकॉज शी इज़ कॉम्पिटेंट इनफ टू बी ऑन दैट पोजीशन। और ये कंसिडर करते हुए कितने चैलेंजेस होते हैं उसमें अपनी जगह बनाना। तो हमारे साथ मौजूद है इस वक्त जी, सेक्रेटरी बनने का एजाज़ हासिल हुआ सबाहत रिजवी साहिबा को बहुत शुक्रिया। आपके सामने बड़े चैलेंजेस होंगे, आपकी बरादरी में भी ऐसे कौन से चैलेंज हैं जिन्हें आप समझती हैं अब आपके लिए होंगे, और ये कैसे आपने मुमकिन बनाया और क्या मुश्किलात थी? जी, मैं समझती हूँ कि हमारी बरादरी में, हमारे लीगल फ्रेटर्निटी में बहुत सारे छोटे छोटे से मसाइल हैं जिनको इग्नोर किया जाता है, लेकिन वो मसाइल रोज़ बरोज़ वकला को दरपेश हैं। मेरे इल्म में है कि वो क्या मसाइल हैं। मैं उनको एक तो कोशिश करूँगी कि अपनी टेन्योर के दरमियान उनको हल करने की कोशिश करूं, और दूसरा हम सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और रूल ऑफ लॉ
की पासदारी के लिए जो हमसे रोल प्ले हो सका हम वो करेंगे और हर उस शख्स के लिए आवाज़ बुलंद करेंगे जिसके साथ किसी सतह पर भी नाइंसाफ़ी या जुल्म हो रहा है। अच्छा सबाहत, ये बताइएगा कि इंतखाबी मुहिम के दौरान ज़ाहिर है कि बड़े दौरे करने पड़ते हैं, इधर उधर जाना पड़ता है, आप कितनी बार एसोसिएशंस गई? अच्छा, मुहिम के दौरान किसी ने आपको रोका तो नहीं कि नहीं जी आप पार्टिसिपेट ना करें, ये बड़ा मुश्किल काम है, या कोई भी रोड़े तो नहीं अटकाए? जी, मैंने जब इलेक्शन अनाउंस किया तो उससे पहले मुझे बहुत सारे मेरे जो करीबी कुलीग्स हैं और मेरे जो बड़े हैं कुछ जो मैं जिनके साथ सारी ज़िंदगी मैंने सियासत की है, उन्होंने मुझे बड़ा यानी वार्न किया कि मेरे मुकाबले पे दो बड़ी बरादरियों के लड़के जो हैं इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो मैं इस पर कामयाब नहीं होंगी और वैसे भी ये सीट मर्दों के लिए मखसूस है, तो इस पर आज तक हिस्ट्री में कोई औरत कामयाब नहीं हुई, तो ये एक नामुमकिन काम है, तो मैं इसको ना करूं। लेकिन मैंने इरादा किया हुआ था और उस इरादे में मेरे उस्ताद आबिद साकी साहब ने और मेरे कुलीग और हमारे दोस्त राहील कामरान चीमा साहब ने बहुत साथ दिया और मैंने ये डिसीजन लिया। इसमें मुझे मुश्किलात ज़रूर पेश आई क्योंकि ये पूरा पंजाब मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है और मैंने पूरे पंजाब में वोट मांगा है, तहसीलों और बारों में और डिस्ट्रिक्ट बार्स में जाके, जहाँ पे ज़ाहिर है ट्रैवलिंग हमें तकरीबन सारा साल आई हैव बीन ट्रैवल इन होल ऑफ द पंजाब, और उसमें हर तरह के दोस्तों से, हर तरह के लोगों से मुझे वास्ता पड़ा, तो वो ज़ाहिर है मुश्किलात मुझे दरपेश थी, लेकिन मैंने इसका बड़ा हिम्मत और हौसले से सारा मुकाबला किया और आज मैं आपके सामने इस फतह से खुदा ने हमें हमकिनार किया। तो सबाहत, यू मस्ट बिन फेमिलियर कि ख़वातीन जो आती हैं अदालतों में, जो केसेस लेकर आती हैं, बड़े मुख्तलिफ नौयत के होते हैं, घरेलू तशद्दुद, ज़्यादती, ये वाले मामलात, तो आप क्या समझती हैं ख़वातीन के लिए क्या किरदार अदा कर सकती हैं, कैसे मदद कर सकती हैं केसेस में? जी, मैं इसमें समझती हूँ कि इसके लिए वैसे तो पंजाब बार काउंसिल में एक लीगल एड कमेटी बनी हुई है, लेकिन उसके अलावा मैं एज बीइंग फीमेल मैं हर कोई ऐसी खातून जो समझती है कि उसके साथ ज़्यादती हो रही है वो शी कैन कॉन्टेक्ट अस, और हमारे साथ हमारी बहुत सारी प्रैक्टिसिंग लॉयर्स हैं, फीमेल लॉयर्स हैं, वी कैन कोलैबोरेट एंड वी कैन डू देयर केसेस। मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी बात है कि हम उनको मदद नहीं कर सकते। हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो हर मतलब मज़लूम शख्स है, ख़ास तौर पे ख़वातीन, उनकी हम और माइनलाइज क्लासेस के लोग, हम उनकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार हैं। और जी बहुत शुक्रिया आपका सबाहत रिजवी साहब, और अल्लाह ताला मज़ीद कामयाबियाँ नसीब करे और आपका इस ओहदे पर होना आपको इस जानिब लेके जाए कि आप मज़ीद एम्पथाइज़ कर सकें लोगों के साथ, और ख़वातीन उनको बड़े मसाइल होते हैं कोर्ट्स में जाते हुए, बड़ा हौसला अफजा है। वेरी वेरी इंस्पायरिंग। तो यहाँ पर हम ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मज़ीद आपसे बातें करेंगे।